नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष रूस यूक्रेन युद्ध के विगत 3 वर्षों से लगातार चलते रहने के कारण पर प्रकाश डालना चाहूँगा। लोग ये समझते होंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ लंबा युद्ध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। आखिर ये दोनों देश चाहते क्या हैं और किस लिए युद्ध कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं, इसमें बहुत दूरी तक यूक्रेन ही मुख्य रूप से इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है और अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों की जो सह यूक्रेन को मिली, ये नाटो देश और उसका प्रमुख अमेरिका यूक्रेन से भी ज़्यादा इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। जितने रूपों में रूस और यूक्रेन के जनधन की हानि हो रही है, अगर इस जन और धन की हानि पर विचार किया जाए तो इस जन और धन की हानि के मुख्य रूप से जिम्मेदार अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले नाटो संगठन के देश ही हैं। इनको जनहानि के लिए केवल जिम्मेदार ही नहीं, इनको उन लोगों की मृत्यु का, उन लोगों की हत्या का हत्यारा भी कहा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो नाटो देशों ने सोवियत संघ रूस को ये विश्वास दिलाने का कार्य किया था कि अब हम नाटो देशों के संगठन को बढ़ाएंगे नहीं। आगे जब सोवियत संघ रूस विघटन की स्थिति में आया 1990-91 के दौर में, उस समय नाटो देशों के संगठन को पूर्णतया समाप्त कर देने का वचन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दिया था। लेकिन न तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने नाटो संगठन को समाप्त करने का कार्य किया, अलबत्ता नाटो संगठन के सदस्य देशों के विस्तार का कार्य किया। आज लगभग 29-30 देश नाटो संगठन के सदस्य हैं और एक तरह से यह संगठन युद्धोन्माद को बढ़ाने वाला संगठन है, क्योंकि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी देश नाटो संगठन के अंतर्गत सम्मिलित होंगे
उन देशों में से किसी भी देश पर अगर नाटो संगठन से अलग कोई देश आक्रमण करता है तो पूरे नाटो संगठन पर आक्रमण माना जाएगा और उसका प्रतिकार नाटो संगठन के संपूर्ण देश, सभी सदस्य देश मिल करके करेंगे। विघटित होने के बाद सोवियत संघ के न रहने की स्थिति में रूस ने अपने से अलग हुए देशों का मंडल बनाने का कार्य किया। रूस ने जो राष्ट्रमंडल सोवियत संघ में सम्मिलित देशों के राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों का संगठन बनाने का कार्य किया, उसका कभी यूक्रेन भी सदस्य बना था। बाद में यूक्रेन ने उससे अपने को अलग करने का कार्य किया और नाटो देशों के संगठन में सम्मिलित होने के लिए यूक्रेन ने नाटो संगठन से प्रस्ताव करने का कार्य किया, जिसे रूस ने पूर्णतः नापसंद किया और बार बार यूक्रेन को समझाने का कार्य किया कि मैं आपकी संप्रभुता और आपके स्वतंत्र अस्तित्व का पूर्णतः सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो संगठन के सदस्य देशों में सम्मिलित हो, क्योंकि नाटो संगठन से रूस को, हमारे देश को खतरा है और हम रूसी लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा कभी का अंग रहा यूक्रेन हमारे मंडल से अलग होकर के नाटो संगठन में सम्मिलित हो और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनकर प्रस्तुत हो। बस इतनी ही से तो बात थी कि अगर यूक्रेन नाटो संगठन में सम्मिलित होने की जिद पर ना आता, वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसके लिए तत्परता दिखाते हुए रूस की उपेक्षा न करते तो ये युद्ध होता ही ना, ये कथमपि युद्ध नहीं होता। इसके लिए जेलेंस्की की जिद मुख्य रूप से जिम्मेदार है और जेलेंस्की को बकअप करके उसको बढ़ावा देकर अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों की बढ़ावे की प्रवृत्तियां जिम्मेदार हैं। अब जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हो गया तो इन देशों ने यूक्रेन का सीधे साथ देने से अपने को अलग कर लिया। पहले यूक्रेन को युद्ध में फंसा दिया और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों ने ये चाहा कि रूस की जो बढ़ती हुई युद्धक शक्ति है और दूसरी आर्थिक और सामरिक शक्ति है,
वो सब हम यूक्रेन के माध्यम से क्रमशः घटा करके उसको उस धरातल पर ले आवे कि रूस फिर एक सर्वोच्च शक्ति बनने की हिमाकत न कर सके, अमेरिका को चुनौती न दे सके। अब एक तरफ नाटो संगठन के देश, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे और नाटो संगठन के देश हैं, वे अपने यहाँ तैयार हथियार का यूक्रेन के माध्यम से परीक्षण करने में लगे हुए हैं। दूसरे हथियार बेच करके यूक्रेन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तीसरे यूक्रेन को कर्ज देकर उसे कर्ज के अपने दलदल में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। तीन ओर से ये नाटो संगठन यूक्रेन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हथियार बेच करके लाभ, कर्ज देकर ब्याज से लाभ और अपने हथियारों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने से संबंधित लाभ। ये तीन लाभ प्राप्त करने के चक्कर में ही यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में लगभग 3 वर्षों से आज पर्यंत उलझाए रखने का कार्य अमेरिका और उसके नाटो समूह के देश करने में लगे हैं। और रूस की विवशता है कि वो न चाह करके भी यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ना बंद कर देता है तो उसकी हार मानी जाएगी और उसकी विश्व स्तर पर कमजोरी साबित होगी। रूस पर प्रतिबंध लगा करके भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसको आर्थिक रूप से पंगु बनाने की भूमिका में भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से रूस को सब तरह से प्रताड़ित करने के सारे अवसर सृजित करने का कार्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रूस के लिए ये मजबूरी हो गई है कि वो यूक्रेन के पराजित होने तक युद्ध जारी रखे। रूस के पास पारमाणविक हथियार अमेरिका आदि देशों से कहीं अधिक हैं, लेकिन रूस विशेष तौर से भारत के निवेदन पर अभी तक पारमाणविक हथियारों का प्रयोग करने से खुद को रोके हुए है। लेकिन तंग आकर यदि उसने पारमाणविक युद्ध छेड़ा तो विश्व स्तर पर भयावह प्रस्तुति होगी, भीषण जनहानि और प्राण हानि होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर अमेरिका आदि देश इस तरह की प्रवृत्ति क्यों अपनाए हुए हैं? इससे तो ये सिद्ध होता है कि वे विश्व शांति चाहते ही नहीं, और चाहेंगे भी कैसे? ये विश्व के उसमें रूस भी सम्मिलित है, चीन भी सम्मिलित है। जितने भी विश्व में हथियार निर्माता देश हैं, भारत को छोड़कर, आज भारत भी युद्धक हथियारों का ट्रांसपोर्ट करने लगा है,
लेकिन भारत की नीति विश्व शांति के पक्ष में उस सीमा तक है जिस सीमा तक भारत किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए प्राथमिकता रखता है। अपने यहाँ निर्मित हथियारों का विक्रय करना वास्तव में भारत के लिए रक्षात्मक अधिक है और उन विकासशील देशों के नेतृत्व और मार्गदर्शक के रूप में उनकी रक्षा के लिए जिम्मेदारी को अपनाने की दृष्टि से युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए भारत कभी भी न तो हथियार विक्रय करेगा और न उसने आज तक किया है। उसने विकासशील देशों की प्रतिरक्षात्मक जरूरतों और उनकी चीन के साथ चीन की विस्तारवादी नीति के कारण बढ़ी हुई द्वंद्व क्षमता को रोकने के लिए उनको सक्षम बनाने की दृष्टि से ही भारत अपने यहाँ निर्मित हथियारों का विक्रय कर रहा है और दुनिया में जो भी अस्त्र शस्त्र निर्माता देश हैं उनसे कहीं अधिक सस्ते और उपयोगी रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि दुनिया के और दूसरे शस्त्र निर्माता देश विकासशील देशों का दोहन करना चाहते हैं। चीन सागर और उससे और हिंद महासागर से लगे हुए जो देश हैं उन देशों को आंख दिखा दिखा करके डरा करके उन्हें अपने कर्ज के मकर जाल में फंसा करके उनका दोहन करना चाहता है और उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए चीन उनके लिए खतरा बना हुआ है और उसी खतरे के डर से ये देश भारत का सहयोग लेकर अपने हथियार सामग्री को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा भारत हथियारों का निर्माण केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए करने का कथमपि इच्छुक नहीं है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी हथियार निर्माता देश रूस और चीन ये दुनिया के दूसरे विकासशील देशों से आर्थिक लाभ मात्र प्राप्त करने के लिए हथियार निर्माण और उसके विक्रय की भूमिका बनाए हुए हैं और इसीलिए ये देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दुनिया में विश्व में शांति रहे, विश्व में कहीं भी युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध ही नहीं होगा तो इनके हथियारों को कौन खरीदेगा, उसका विक्रय और उस नहीं होगा और उससे मिलने वाला लाभ इनका रुक जाएगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वस्तुतः ये किसी न किसी रूप में दुनिया में किन्हीं देशों के बीच युद्ध की भूमिका, युद्ध की पृष्ठभूमि रचने का कार्य करते रहते हैं और उन्हें युद्ध में उलझाकर एक हथियार सप्लाई एक देश को करता है, दूसरा हथियार निर्माता देश दूसरे देश को करता है और दोनों की चांदी हो जाती है और वो दोनों देश अपनी सामर्थ्य युद्ध में लड़ करके खोने को मजबूर हो जाते हैं। तो मैं विश्व के समस्त चिंतनशील लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वे ऐसे युद्धोन्मादी
देशों को समझाने के लिए, उनको शांति का रास्ता अपनाने के लिए और हथियार निर्माता देशों को अपनी दुनिया को लड़ाने की प्रवृत्ति से बाज आने के लिए प्रेरित करने का कार्य करें, तभी दुनिया में शांति रह सकती है। रूस और यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, अन्यथा अभी बहुत दूर तक इसकी संभावना नजर नहीं आती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। जय हिंद।